तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका हमारी इस पॉलिटिकल क्लास के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की पढ़ाई क्या है, जोरों शोरों से चल रही होगी। तो हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? मौलिक अधिकार। कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? मौलिक अधिकार। कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? मौलिक अधिकार। मैंने आपसे बात की थी कि जो मौलिक अधिकार भाग कौन से में, थोड़ा इसका मैं रिवाइज कर लेता हूँ। भाग कौन से? 3। और अनुच्छेद में बात होती है 12 से 35। और कहाँ से लिया गया? ग्रहण कहाँ से लिया गया? ये मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। फिर हमने पढ़ा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम पढ़ेंगे 4 नंबर। 4 नंबर कौन सा पढ़ेंगे हम आज? हम अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? हमें धर्म के प्रति जो स्वतंत्रता मिलती है उसका बात करेंगे हम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसकी बात होती है दोस्तों 25 से लेकर 28। आर्टिकल 25, 26 और 27 और 28 के अंदर जो बात होती है वो किसकी होती है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है। तो क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 25 के अंदर लिखा हुआ है लोक व्यवस्था। क्या लिखा हुआ है? लोक व्यवस्था यानी सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता। कौन सी? लोक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था यानी सदाचार और नैतिकता, स्वास्थ्य स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने व उनके अनुसार आचरण करने का अधिकार निहित है। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? आर्टिकल 25 में ये बात है कि लोक व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ है कि स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, मतलब कोई भी बंदा है अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को मान सकता है और उस धर्म का क्या कर सकता है? पालन भी कर सकता है। ये बात किसके अंदर लिखी गई है? आर्टिकल 25 के अंदर धर्म को, अपने धर्म को मानने व उनके अनुसार आचरण करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल में 26 की बात करूं, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म से संबंधित संस्था या संगठन बनाने व उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता है। उनके की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 26 में क्या लिखा हुआ है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म से संबंधित संस्था या संगठन बनाने व उनके प्रबंधन की करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो? मान सकते हो, और उस धर्म के अनुसार क्या है वैसे ही आप उसका आचरण कर सकते हो। आर्टिकल 26 में ये कहता है कि आप किसी भी अगर धर्म से संबंधित हो तो क्या है, उससे संबंधित क्या है? धर्म से संबंधित आप कोई भी संस्था बना सकते हो, जैसे मंदिर वगैरह बना सकते हो, यानी संगठन बना सकते हो। तो उनके प्रबंधन उसका क्या है? आप खुद उसका क्या है? प्रबंधन कर सकते हो। तो आर्टिकल 25 तो धर्म को मानने की करता है
और प्रबंधन की बात किस में कहते हैं, आर्टिकल 26 के अंदर। तो ये एक बार आप इतना स्क्रीनशॉट लो। पच्चीस में क्या है दोस्तों, धर्म को मानना, और 26 में क्या है, उसकी प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो किसके अंदर है, आर्टिकल 26 के अंदर है। अब आर्टिकल हम किसकी बात करेंगे, 27 की बात करेंगे। आर्टिकल 27 की बात, आर्टिकल 27 की बात करता हूं, इसमें है धार्मिक कर। धार्मिक कर क्या है, निषेध है। धर्म से संबंधित क्या है, कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। किसी धर्म किसी धर्म किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि एवं पोषण के लिए, किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि व पोषण के लिए राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 27 में क्या है कि धार्मिक कर निषेध, मतलब आपने जो भी धर्म से संबंधित संस्था या संगठन बना रखा है, क्या कर सकते हो आप, स्वतंत्रता से क्या कर सकते हो, उसकी अभिवृद्धि, उसको बढ़ा सकते हो, उसका पोषण कर सकते हो। इससे संबंधित क्या है, अगर आप पैसा लगाओगे तो क्या है, आपको इससे संबंधित, धर्म से संबंधित क्या है, कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। मतलब धार्मिक कर निषेध किसके अंदर है, आर्टिकल 27 के अंदर। आर्टिकल दोस्तों 28 क्या कहता है, आर्टिकल 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा निषेध। क्या है, धार्मिक शिक्षा निषेध, मतलब धर्म से संबंधित क्या है, धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल किस में बात की गई है, धार्मिक शिक्षा निषेध किसके अंदर है, आर्टिकल 28 के अंदर। और 27 के अंदर क्या, धार्मिक कर से निषेध। तो आर्टिकल 25, 26 और 27 और 28 कौन से स्वतंत्रता के अधिकार का हमें बताते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हमें बताते हैं। तो 25 के अनुसार क्या है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और 26 में क्या कर सकते हैं, हम उसके संस्था यानी संगठन का प्रबंधन कर सकते हैं। 27 में हमें क्या, धार्मिक कर निषेध होगा। और 28 में क्या, धार्मिक शिक्षा निषेध, मतलब धर्म से संबंधित, विशेष धर्म से संबंधित क्या है, कोई भी शिक्षा नहीं, शिक्षण संस्थान नहीं होंगे और शिक्षा निषेध है। लेकिन इसके अपवाद हैं, वर्तमान के अंदर है। तो ये हमारा जो अधिकार पूरा हो जाता है, कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमें 4 अनुच्छेद याद रखने हैं, 25, 26, 27 और 28। जिसमें 25 के अंदर क्या है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 26 में क्या है, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। 27 में क्या है, कर का 27 में क्या, धार्मिक कर से निषेध है। और 28 में क्या, धार्मिक शिक्षा निषेध है। तो किसकी बात होगी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चार नंबर भी अधिकार हमारा पूरा क्या हो गया, कौन सा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अब हमारा 5 नंबर अधिकार आता है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। 5 नंबर अधिकार कौन सा आता है, संस्कृति, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। कौन सा, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसमें कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और क्या है, आर्टिकल 30 किसमें है, इसके अंदर है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वो किसमें, कौन सा अधिकार है हमारा, 5 नंबर। और आर्टिकल 29 और 30 में हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 29 की मैं बात करता हूँ आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है, भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, क्या, भाषा, लिपि, संस्कृति, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या है, बनाए रखने का अधिकार है। आपको इस सीक्वेंस में ध्यान रखना पड़ेगा, कौन किस किस की बात की गई है, भाषा की, और फिर लिपि और संस्कृति की किस में बात की गई है, आर्टिकल 29 के अंदर बात की गई है। इसमें मतलब किसी भी नागरिक के साथ
धर्म, मूल वंश, जाति व भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मतलब अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। मतलब हमारी जो संस्कृति है हम उसे क्या है जारी रख सकते हैं, बना के रख सकते हैं। और दूसरी बात, किसी भी नागरिक के साथ किसको लेकर, हमारा धर्म कैसा है उसके बारे में बात नहीं होगी, उसका मूल वंश कैसा है या उसकी जाति कैसी है या उसकी भाषा के आधार पर क्या है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब हमें कोई भी जो विद्यालय या स्कूल है, शिक्षण संस्थान है, जैसे कॉलेज हो गया, तो उसमें धर्म और मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर क्या है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। सिर्फ 4 के आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर। अब इसमें ध्यान रखना लिंग नहीं आया है। अगर लिंग आ जाता तो लिंग को भी शामिल करना पड़ता। लिंग का मतलब ऐसे तो फिर जैसे गर्ल्स कॉलेज हो गए, बॉयज कॉलेज हो गए, गर्ल्स कॉलेज आजकल अलग अलग बना रखे हैं ना, तो अगर इसमें लिंग शब्द का प्रयोग हो जाता तो क्या होता, अलग बनाने का कुछ कारण ही नहीं था। तो इसमें क्या है, लिंग शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है, लिंग शब्द। 4 शब्द है, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित वंचित नहीं किया जाएगा। लिंग से संबंधित क्या कर सकते हैं, वंचित कर सकते हैं। जैसे गर्ल्स कॉलेज है तो आपको बॉयज को थोड़ी एडमिशन मिलेगा, सोचने वाली बात है एक प्रकार से। आर्टिकल 29 में क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है और किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 29। तो एक बार आप नोट करो इसको। भाषा, लिपि, संस्कृति क्या बनाए रखने को अधिकार है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 30 क्या कहता है, इसी के अंदर आएगा अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्ग को, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा व लिपि, अपनी भाषा व लिपि में शिक्षा देने हेतु, अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा व लिपि में शिक्षा देने हेतु शिक्षण संस्थान खोलने व इनके प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। क्या है, एक तरफ तो दोस्तों क्या कह रहा है, एक तरफ तो 28 में क्या कर रहा है, 28 आर्टिकल क्या कह रहा है, धार्मिक शिक्षा निषेध, मतलब धर्म से संबंधित हम अलग अलग संस्था नहीं खोल सकते, धर्म से संबंधित अलग अलग शिक्षा नहीं दी जाती। उसका अपवाद कौन सा आर्टिकल है, आगे जस्ट आर्टिकल 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग को, कौन से वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को, ध्यान रखना, अपनी भाषा, लिपि में शिक्षा देने हेतु शिक्षण संस्थान खोलने व इनके प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। मतलब एक तरफ तो आर्टिकल 28 में क्या कह रहा है, धार्मिक शिक्षा निषेध है, और फिर 29 में इसका अपवाद स्वरूप क्या कह रहा है कि अपनी भाषा व लिपि शिक्षा में क्या शिक्षण संस्थान है खोल सकता है। तो ये हमारा अधिकार पूरा कौन सा हो गया, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जिसमें क्या 29 और 30 में क्या अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा व लिपि में शिक्षा देने हेतु शिक्षण संस्थान खोलने व इनके प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। तो हमारे कौन कितने अधिकार पूरे हो गए, 5 अधिकार पूरे हो गए। अब हमारा लास्ट और अंतिम अधिकार कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 नंबर हमारा अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें एक ही आपको आर्टिकल ध्यान रखना है, कौन सा, आर्टिकल 32। अब आप सोच रहे होंगे
कि हमने 25, 26, 27 मतलब 12 से लेकर जो 30 तक हमने बात की है, तो आर्टिकल 31 कहाँ पर गया, कहाँ पर गायब हो गया। मैंने आपको जब मौलिक अधिकार स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार। कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, जो क्या कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे आर्टिकल 301 के तहत क्या कर दिया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया। तो आर्टिकल 31 को क्या है, मौलिक अधिकार से खत्म कर दिया। पहले 7 अधिकार थे, इसी कारण से क्या है अब 6 अधिकार रह गए। तो आर्टिकल क्या है यहाँ पे खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया गया है, जो आर्टिकल 31 में बात लिखी थी। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके संबंध के अंदर 2 कथन कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसके बारे में आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि क्या है, ये संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने किसको कहा था, आर्टिकल 32 को कहा था कि क्या है, ये संविधान की आत्मा यानी हृदय है। संविधान की आत्मा हृदय और संविधान का क्या है, संविधान की प्राचीर है। संविधान की क्या है, प्राचीर है। फिर एक और आते हैं जिनका नाम है गजेंद्र गडकर। क्या नाम है, गजेंद्र गडकर। क्या नाम है इनका, गजेंद्र गडकर। इसका है प्रजातांत्रिक, क्या है, प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। तो ये आपको क्या है, मोस्ट है भीमराव अंबेडकर वाला। आपको क्या इसको याद जरूर रखना है, ये भी याद रखना है। अगर ये आपको बाई चांस याद नहीं रहे तो ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। कौन सा, भीमराव अंबेडकर वाला। संविधान की आत्मा, प्रश्न आ जाएगा कि मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा, ओ सॉरी, आर्टिकल 32 को आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहने वाले कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी है। प्रजातांत्रिक भवन की जो आधारशिला है वो किसने कहा है, गजेंद्र गडकर ने कहा है। इसके अंदर बात की गई है आर्टिकल जो 32(1) के अंदर मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, वो कौन सा होगा, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। आर्टिकल 32(2) के अंदर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 32(1) में लिखा है मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। आर्टिकल 32 में लिखा है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट क्या रिट जारी कर सकता है। मतलब अगर मौलिक अधिकार हमारी उल्लंघन होते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इससे संबंधित रिट जारी कर सकता है हमें अधिकार दिलाने के लिए। आर्टिकल 32(3) में क्या लिखा है, क्या है, संसद विधि बनाकर, संसद क्या बनाकर है, संसद विधि बनाकर रिट जारी करने की शक्ति अन्य संस्था को सौंप सकती है। मतलब क्या है, आर्टिकल 32 में आपको इतना पढ़ना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर है, आर्टिकल 32 के अंदर है। फिर आर्टिकल 32 के बारे में किसने क्या कहा है वो बात ध्यान रखनी है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा, हृदय और संविधान की प्राचीर कहने वाले कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। और प्रजातांत्रिक भवन के आधारशिला कहने वाले कौन थे, गजेंद्र गडकर जी। अब आर्टिकल 32(1) में क्या है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब मौलिक अधिकारों का संरक्षक मतलब मौलिक अधिकारों को संरक्षण करने वाला क्या है, सर्वोच्च न्यायालय होगा। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। और ये जो रिट जारी करने की दोस्तों शक्ति है ना, ये क्या है, संसद विधि बनाकर, विधि का अर्थ क्या है, कानून बनाकर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट है किसी अन्य संस्था को भी दे सकता है। मतलब रिट जारी करने की जो जिम्मेदारी है
वो क्या कर सकता है, किसी अन्य संस्था को भी क्या सौंप सकता है। तो ये बात इसने किसमें लिखी है, आर्टिकल 32(3) के अंदर। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार आप इतना नोट करो, थोड़ा आगे और है। उसके बाद अनुच्छेद 32(4) के अंदर क्या लिखा है, आर्टिकल 32(4) के अंदर लिखा है कि अनुच्छेद 32 का निलंबन होने पर, अनुच्छेद 32 का निलंबन भी उसी प्रकार से होगा जैसे अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 32 में अनुच्छेद 32 का निलंबन भी उसी प्रकार से होगा जैसे अन्य मौलिक अधिकारों का हम क्या है, निलंबन होता है। अब इसमें हमें क्या 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। हम उनकी बात कर लेते हैं। पहली हम रिट जारी कर लेते हैं, कौन सी, पहली होगी रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। नंबर 2 हम रिट जारी कर सकते हैं किसकी, परमादेश की। किसकी जारी कर सकते हैं हम, परमादेश की। और 3 नंबर पर हम प्रतिषेध की रिट जारी कर सकते हैं, किसकी, प्रतिषेध। और 4 नंबर है उत्प्रेषण। क्या है, उत्प्रेषण। और जो 5 नंबर हमारी अंतिम है वो क्या है, अधिकार परीक्षा। क्या है, अधिकार परीक्षा। तो ये आपको प्रश्न बहुत बार आता है, इनमें से कौन सी रिट नहीं है। तो 5 प्रकार का ध्यान रखना आपको, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इनका लेटिन नाम ही मैं लिख रहा हूँ, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है लेटिन नाम। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो लेटिन नाम है वो क्या है, हेवियस कार्प्स है। क्या है, हेवियस कार्प्स है। और परमादेश का जो लेटिन नाम है उसका है मेंडेमस। क्या है, मेंडेमस है। क्या नाम है इसका, मेंडेमस है। और जो प्रतिषेध का है इसका प्रोहिबिशन। क्या है, प्रोहिबिशन। और इसका जो है उत्प्रेषण का सर्सियोरी। क्या है, सर्सियोरी। क्या है इसका, सर्सियोरी। और इसका जो है ये है कवो वारंटो। क्या है, ये है कवो वारंटो। और इनका जो है शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं, शाब्दिक अर्थ, ये क्या शब्द एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेवियस कारक से एक ही है। मतलब बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है इसका जो लेटिन नाम क्या है, हेवियस कारक से, उसी प्रकार से परमादेश है शब्द है, इसका लेटिन नाम मेंडेमस है। और प्रतिषेध है उसका लेटिन नाम प्रोहिबिशन है। और उत्प्रेषण का जो लेटिन नाम है वो सर्सियोरी है। और अधिकार परीक्षा का जो लेटिन नाम है वो क्या है, कवो वारंटो है। इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर, सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत किया जाए। और मेंडेमस मतलब परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। क्या, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ है रोकना। क्या है, रोकना। और उत्प्रेषण का अर्थ है सूचना देना। क्या है, सूचना देना या प्रमाणित करना, सूचना देना या प्रमाणित करना। और अधिकार परीक्षा का अर्थ है किस किस अधिकार क्षेत्र से। मतलब बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है सशरीर, मतलब किसी को क्या गिरफ्तार किया जाए तो क्या उसको सशरीर 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए। परमादेश, हम आपको आदेश देते हैं, मतलब कोई भी अगर काम नहीं करे तो उसकी उच्च संस्था उसको आदेश देती है कि हम आपको आदेश देते हैं कि ये काम आप करो। और क्या, रोकना, अगर कोई भी संस्था है जो अपने
जो अपने कार्यों से बाहर जाकर कार्य करे तो क्या कर सकते हो, आप उसे रोक सकते हो। और क्या सर्सियोरी मतलब उत्प्रेषण, सूचना देना यानी प्रमाणित करना। और अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार क्षेत्र से, मतलब कोई भी अगर व्यक्ति है या नागरिक है वो किसी संस्था में अंदर जो पद पर बैठा है, तो अगर वो क्या है उसका अधिकारी नहीं है तो आप कह सकते हो कि आप किस अधिकार से इस पर बैठे हो, रिट जारी कर सकते हो। तो आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें, आर्टिकल 32 के अंदर है। तो आज हमारा क्या है, मौलिक अधिकार जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कल हम फिर आगे पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।